सबसे पहले आपको जय श्री राम। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। हमने अभी तक आपको कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा रचित कलेक्टर साहिबा के 4 पार्ट सुनाया है। बीच में दुर्गा पूजा महोत्सव पड़ जाने के कारण चारों तरफ शोरगुल मचता था, जिसके कारण हमारी कोई वीडियो आप प्राप्त नहीं कर सके। अतः आज फिर से हम आपको आगे का 5वां पार्ट पढ़ के सुनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा रचित इस किताब का आज 5वां पार्ट है, मुखर्जी नगर की गपशप। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली के GTB नगर की कैंपस लाइब्रेरी के बाहर हम 1 दर्जन भर मित्र बैठे हुए थे। हमारे ग्रुप में गर्मा गर्म चल रही बहस के बीच विद्या आई और बोली, मैंने 50 मॉक टेस्ट का 3 बार रिवीजन कर लिया है। और गिरीश तुमने? मैं तो विजन PT 365 पर अटका हूँ। बीच में ही सुमित बोल उठा, तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, मेरा तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, लव गुरु ने कहा। लव गुरु भैया तो गूगल में सर्च कर रहे थे कि 2 महीने में IAS प्री कैसे निकालें। सुमित ने लव गुरु की असलियत सबके सामने लाकर रख दी। 2 महीने में कांस्टेबल की परीक्षा ना निकले, IAS प्री क्या घंटा निकलेगा? पर लव गुरु कहाँ चुप रहने वाला था। सुमित, तू जो कहना चाहता है कहे, अपने अंदर का लावा बाहर आने दे। माना कि तुम्हें भौंकना आता है, पर याद रखना हमें सिर्फ ठोकना आता है। जब भी UPSC का फाइनल रिजल्ट आता है तो नए नवेले ग्रेजुएट लड़के गूगल में सर्च करते हैं, हाउ टू क्लियर UPSC इन जस्ट 3 months, हाउ टू प्रिपेयर UPSC करंट अफेयर्स इन 1 month। UPSC इतना आसान होता तो हर गली मोहल्ले में से एक IAS निकलता। कुछ इनसे भी ऊंचे दर्जे के सिरफिरे तो गूगल में सर्च कर रहे होते हैं कि IAS की तैयारी करने के दौरान गर्लफ्रेंड बनाने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। मुख्य परीक्षा से डर नहीं लगता साहब, प्री से डर लगता है। उसमें 3 बार फेल हो गया मैं, मेंस देता तो कभी फेल नहीं होता। पता है, मैं 2016 में IAS प्री परीक्षा में पूरी तरह फेल हुआ। 2017 में कुछ नंबरों से रह गया और इस बार केवल 1 नंबर से प्री में रह गया। इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। रविकांत ने घोर आशावाद अभ्यर्थी का परिचय देते हुए कहा, इतने भी आशावादी मत रहो, अच्छे से मेहनत करो और एक ही प्रयास में UPSC क्लियर कर लो। नहीं तो अगली बार आओगे और कहोगे कि इस बार कम से कम मुख्य परीक्षा तो दी। फिर 2021 में कहोगे कि मुख्य परीक्षा कुछ नंबरों से रह गई और तब तक फाइनल अटेम्प्ट आ जाएगा, लव गुरु ने कहा। और तुम्हारी तोंद क्यों निकलती जा रही है? सुमित ने पूछा। बेटा एक बात समझ लो, अगर पेट बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब UPSC की तैयारी सही चल रही है। इससे पता चलता है कि लड़का केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है, उसके पास घूमने और एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है। मैंने लव गुरु का पक्ष लेते हुए कहा, वैसे इस बार तो PT 365 करंट अफेयर्स को घोल कर पी जाऊंगा, लव गुरु ने कहा। UPSC कभी भी नियम बदल सकता है, करंट पूछे ही नहीं तो। वैसे एक बात तो है, हम PT 365 पढ़ते पढ़ते NPA बन गए, लेकिन सिलेक्शन का अता पता नहीं है।
सुमित ने कहा। अच्छा भैया, सुना है विजन IAS बेस्ट है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहे यूपीएससी की हमारी मंडली के नवागंतुक गौरव ने यह बात कही। हमें यूपीएससी के बारे में ज्ञान मत पेल, तेरी उम्र का हमारा बेटा है, लव गुरु ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। लव गुरु भाई, हम सब आपको ज्ञानी बाबा इसीलिए तो कहते हैं। मुखर्जी नगर में 2-4 साल और रहोगे तो तुम्हें भी हर कोई ज्ञानी बाबा कहने लगेगा, मैंने स्कॉच पीते हुए कहा। जॉब नहीं कर रहे हैं यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, लव गुरु ने चेहरे पर आत्मविश्वास लाते हुए कहा। सुमित भाई, ये बताओ, जब जियोग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी में इतना पिट रहा है तो फिर जियोग्राफी क्यों रखा है? लाइफ में अपन को कुछ डेयरिंग करना था इसलिए। अच्छा सुमित, जीवन का वर्णन 4 शब्दों में करो, मैंने पूछा। यूपीएससी ने लगा दी, सुमित ने तपाक से जवाब दिया। मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते जाओ, ससुरी कभी तो खत्म होगी। क्या बात है, ये सही बात है। जहां दोस्त रहेंगे ऐसे ही बातें होती रहती हैं। कह रहा है कि सीढ़ी चढ़ते जाओ, ससुरी कभी तो खत्म होगी। सही बात है। चलो आगे देखते हैं। एक बात कहें गिरीश भाई, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहोगे तो घंटा नहीं निकलेगा IAS एग्जाम। बस मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखते रह जाओगे, अमित ने कहा। माई गर्लफ्रेंड इज ऑलरेडी इन एन IAS ऑफिसर। वाह, माई गर्लफ्रेंड इज ऑलरेडी एन IAS ऑफिसर। वैसे मैं भी बन ही जाऊंगा। मुझे तो तुम्हारी बात में थोड़ी जलन की बू आ रही है। M लक्ष्मीकांत रिवाइज करने का मन बनाया था, आज तुमने। उधर गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और सारा टाइम सोना बेबी करते करते निकल गया, लव गुरु ने झिड़का। सुनने में आ रहा है हमारे जैसे फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है भाई, सुमित ने विषय बदला। खुद के लिए भले ही तेरा वजूद 2 कौड़ी का हो सुमित, लेकिन ग्लोबल लेवल पर तेरी प्राइवेसी तो बड़ी अनमोल निकली रे भाई, लव गुरु ने बेंच पर बैठते हुए कहा। अच्छा यह बताओ कि राजनेता कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों रखते हैं, मैंने पूछा। राजनेताओं को यह अच्छे से पता होता है कि कथनी और करनी में अगर भेद ना हो तो कोई माई का लाल चुनाव नहीं जीत सकता। वर्तमान समय की राजनीति तो यह है कि राजनेता लोग ऊंचे आसमान में पतंगे उड़ाते रहते हैं और पब्लिक चरखी पकड़े रहती है। नेता लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते, वे अंतिम घड़ी तक आईसीयू में ही सही, लेकिन देश सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। सेवा कितनी होती है पता नहीं, पर आम आदमी को सिर्फ खाने के लिए ठोकर और पीने के लिए आंसू नसीब होते हैं, सुमित ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। नेता कहते हैं कि चुनाव जिता दो, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। अच्छे दिन तो तभी आएंगे जब बुरे दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। वैसे बुरे दिन आदत में शुमार हो जाएं तो वे उतने बुरे नहीं लगते, मैंने कहा। ये सब छोड़ो यार, एक बात सोच रहा था मैं बहुत दिनों से, यदि जातिगत आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो क्या जातिवाद खत्म हो सकता है? तुम लोगों को क्या लगता है? लव गुरु ने विषयांतर करते हुए पूछा। ऐसा नहीं है यार कि जातिवाद नामक दैत्य के प्राण रिजर्वेशन नामक में तोते में बसते हैं।
बस उस तोते की नस मरोड़ दो तो देश की जातिवाद बिल्कुल खत्म। लोग आज भी शादी रचाते समय जाति उपजाति गोत्र देखते हैं और इसे अपनी आन मान शान समझते हैं। फिर हम यह उम्मीद कैसे रखें कि जातिवाद खत्म हो जाएगा? यह तो दीवा स्वप्न देखने जैसी बात होगी भैया। लव गुरु भाई, आपने ध्यान दिया, ग्रीस तो जेंटलमैन बन गया यार। लेडी लक का जादू, मैनर्स से लेकर पेशेंस तक एंजल की छाप दिखाई पड़ रही है अपने गिरीश बाबू पर। ये दोस्त भी ना होते ही ऐसे हैं, हर वक्त थोड़ा सा भी पॉइंट पा गए तो उसी को लिए भागते रहेंगे। चलो देखते हैं आगे। गिरीश भाई, आपकी प्रेम कहानी मुकम्मल तो है, एक ऐसी कहानी जिसमें बेचैनी है, इंतजार भी है और एक दूसरे को पाने की छटपटाहट भी है। सुमित ने कहा, अखबारों में पढ़ा होगा या चैनलों में सुना होगा कि पूरे देश में गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है और देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनने के लिए सरपट दौड़ रही है। मैंने सुमित के टिप्पणी को अनसुना करते हुए बात बदली। यह तो सरासर सरकार की हार और तथाकथित अच्छे दिनों की विजय है, लव गुरु ने चटकारे लेते हुए कहा। वैसे सच्चाई यह है कि मैं तो इतना अज्ञानी हूँ कि मुझे यह भी पता कि ट्रिलियन में कितने शून्य लगते हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ट्रिलियन में कितने शून्य लगते हैं। अरे लोमड़, अरे गीदड़, अबे लंपट, अबे लीचड़, अबे गोबर, अबे कीचड़, अबे नासुकरे, इतना भी नहीं पता? सुमित ने मजे लेते हुए कहा। वैसे सच बात तो यह है कि मुझे भी नहीं पता। तो यूपीएससी छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। क्या जब लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए होते हैं तो धोनी गेंद खेले बगैर ही पेवेलियन चला जाता है? नहीं ना, क्या पता लास्ट बॉल पर छक्का जड़ दूं? सुमित ने कहा। भारत देश लहर प्रधान देश है। सुनने में आ रहा है कोरोना की चौथी लहर जून महीने तक दस्तक दे सकती है। वैसे तो भारत में कभी विकास की लहर तो कभी योगी लहर तो कभी मोदी लहर तो कभी और लहर चलती रहती है। ये कोरोना की लहर हमारा क्या उखाड़ लेगी घंटा। साल 2020 और 2021 बड़े मनहूस साल रहे हैं। साल 2020 और 21 मेरी जिंदगी में मेडन ओवर की तरह गए, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैंने अपनी व्यथा लव गुरु को सुनाई। कुछ हाथ नहीं आया तो कोई बात नहीं, यह अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि इतनी भयंकर महामारी में अभी जीवन के मैदान में टिके हुए। जिस तरह क्रिकेट के गेम में जल्दी जल्दी रन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैदान में लास्ट तक डटे रहना, लव गुरु ने दार्शनिक ज्ञान को अपने भेजे से निकालते हुए कहा। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि किसी ग्रेजुएट लड़के को कोई लड़की रिजेक्ट कर दे या ब्रेकअप कर ले तो लड़के शादी में ज़रूर आना। फिल्म से इंस्पायर होकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी में 50% कंपटीशन टूटे दिल के मजनुओं का है, जहां ये तो इंसाफ है या इंतकाम, या तो इंसाफ है या तो इंतकाम। सुमित ने कहा। एक बात ध्यान रखो भाई, दिल टूटने मात्र से यूपीएससी नहीं निकल जाता, नहीं तो गली का हर एक आशिक आईएएस ऑफिसर बन जाए। कमर तोड़ मेहनत करनी होती है। अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाए और वह तुम्हें लात मार दे
तो उसे जाने दो, पर उससे प्यार करना मत छोड़ो। देख लेना, एग्जाम क्लियर होने पर वह सबसे पहले बधाई देने आएगी। सिविल सेवा की चाह गलत नहीं है और ना ही प्रयास करना गलत है, परंतु कुछ एस्पिरेंट मात्र गंगा जल मूवी देखकर खुद में रोमांच पैदा करके मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग पहुंच जाते हैं। ये गलत बात है। कुछ एस्पिरेंट शादी में जरूर आना टाइप के भी होते हैं, जो मात्र इसलिए सिविल सेवा चुन लेते हैं कि उनका प्यार ठुकराया गया है। अगर ऐसा है तो भाई तुझे सिविल सेवा की नहीं, वशीकरण वाले बाबा की जरूरत है। लव गुरु भी एक से एक ज्ञान दे रहे हैं। यदि आपको प्यार में धोखा मिला है तो यूपीएससी के मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। आपको वशीकरण करने वाले बाबाओं की जरूरत है। सिविल सेवा मात्र एहसासों का बहाव नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर जीवन को एक नवीन यात्रा पर ले जाने का वह निर्णय है जिसमें आपके पास प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता कई बातों का मिश्रण होती है, परंतु मुखर्जी नगर में रहकर आपने जो सीखा है वह भी किसी सफलता से कम तो नहीं है। आप जिस महान लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं उसमें चयन न होने के बाद भी आप लाखों लोगों से बेहतर बन जाते हैं। एक बात समझ लीजिए, यूपीएससी चयन का निर्णय आपका था तो उसकी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। गर्व महसूस कीजिए कि आप भारत के सबसे उच्च एवं प्रतिष्ठित इम्तिहान में शामिल हैं। बड़ा लक्ष्य बड़ी कुर्बानी मांगता है, तो सजग हो जाइए अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करने के लिए। सिविल सेवा तो सिकंदर की उस विजय यात्रा जैसी है जिसमें अंत में किसके हिस्से में क्या आएगा यह मात्र नियति जानती है। अर्जुन की भांति संपूर्ण मनोयोग से प्रयत्न करना ही वास्तविक विद्यार्थी का एकमात्र कर्तव्य है। एक बार हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि क्या आपने ये निर्णय भावावेश में तो नहीं लिया है। अगर हाँ तो शुरू में ही संभल जाइए। अगर बीच रास्ते में आ ही गए हैं तो इसे अपने जीवन का महान उद्देश्य बनाइए। यूपीएससी आपके चयन के लिए ही है। बस बहानों को कुछ समय के लिए टोकरी में डाल दीजिए और बस अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। सिविल सेवा एक प्रतिस्पर्धा मात्र ही तो है जिसमें आप व मेरे जैसे प्रत्याशी भाग लेंगे। एक चक्रव्यूह जैसा है, यह एक चक्रव्यूह जैसा है जहां से निकलना आसान है यदि अपने यूपीएससी की रणनीति समझ ली है। यदि आपने यूपीएससी की रणनीति समझ ली है तो इस चक्रव्यूह को भेदना बहुत ही आसान है। अन्यथा आप अभिमन्यु बनने को तैयार रहें। महेश गौर ने जोड़ा। चलो दोस्तों, अब पढ़ने का समय हो गया है। लाइब्रेरी चलकर पढ़ाई करते हैं। लव गुरु ने वॉशरूम की ओर रुख करते हुए कहा, अगर टेबल कुर्सी पर घंटों पढ़ पढ़कर गर्दन और पीठ में दर्द ना हुआ तो क्या खाक गंभीर यूपीएससी एस्पिरेंट हो तुम। सुमित ने ये मोटिवेशनल पंक्तियां बोलते हुए लाइब्रेरी की ओर प्रस्थान किया। अगर दिल में स्वप्न का सपना, यदि दिलों में सपना का सपना लेकर चल रहे हो तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो तुम। मैंने सुमित की ओर देखते हुए कहा। ये जो पार्ट चल रहा था मुखर्जी नगर की गपशप, ये खत्म हुआ।
और आपने इसमें सुना भी कि यूपीएससी कोई प्रेम में धोखा पाने वालों के लिए नहीं है। यदि आप भी ऐसे करते हैं तो यहीं पर संभल जाइए। वो एक फिल्म है यार कि प्यार में धोखा मिला तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, लेकिन ये वास्तविकता है जो कि पढ़ाई और ग्रेजुएशन के करते अनुसार प्रवाह बना रहता है, हमारे पढ़ने की क्षमता बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की हमें धोखा दे दिया और हम यूपीएससी ज्वाइन कर लिए डीएम हो जाएंगे। हाँ, 100 में 0.1% लोग बन सकते हैं, सबको नहीं कहा जा सकता। तो चलिए इसी के साथ हम इनके अगले चैप्टर पे पहुँचते हैं। वैसे कैलाश मंजूरी बिश्नोई जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। अगला पार्ट है आईएएस बनने की चूहा दौड़। पाठ का नाम सुनने पर तो पता चल रहा है कि शायद ये बहुत ही अच्छा होगा, तो चलिए सुनते हैं। आईएएस बनने की चूहा दौड़। क्या कारण है आजकल काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग सिविल सर्विसेज पसंद करने लगे हैं। दरअसल भारत में आईएएस को एक नौकरी नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक प्रतिष्ठा समझा जाता है। लोग आईएएस से जुड़ी हुई प्रशासनिक शक्तियों तथा सुविधाओं से इतने ज़्यादा प्रेरित हैं कि इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि आईएएस तो जिले का राजा होता है और इसी ताजपोशी के लिए सभी कड़ी मेहनत करते हैं। कहने को तो आईएएस एक प्रशासनिक नौकरी है, पर जिले से संबंध सभी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट कहीं न कहीं इसी पद से जुड़े हुए होते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस का आभामंडल न केवल बरकरार है, बल्कि हाल में वर्ष में बढ़ता ही जा रहा है। हर साल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज परीक्षा सीएससी, सीएएसई के लिए लगभग 10 लाख आवेदन प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से आईएएस और आईपीएस के लिए 380 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अब दिलचस्प सवाल यह है कि भारतीय युवाओं के लिए करियर की सबसे बड़ी पसंद आईएएस और आईपीएस ही क्यों है? इसका एक जवाब है आईएएस या आईपीएस अधिकारियों को दी जाने वाली प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग। आईएएस के लिए उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशनल LBSNA यानी लबासना में 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNA में आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षित दिया जाता है। इन ट्रेनिंग के दौरान भावी अधिकारियों को विभिन्न शिक्षाविदों और सामाजिकों क्षेत्रों से जुड़ी हुई हस्तियों में से मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है। पढ़ाई के अलावा इस ट्रेनिंग में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैराकी, ट्रेकिंग, घुड़सवारी, राइफल शूटिंग आदि भी सिखाई जाती है। नियमित अंतराल पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी भारत और विदेशों में इन सर्विस प्रशिक्षण के लिए भी भेजे जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की तुलना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं। जिला कलेक्ट्रेट पुलिस अधीक्षक के रूप में एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी जिले का असली मालिक होता है। वास्तव में जिला कलेक्टर के रूप में
एक आईएएस अधिकारी जिले के सभी विभागों और सरकारी एजेंसियों के कामकाज की देखरेख करता है। शहर में कोई भी काम करवाने के लिए कलेक्टर या एसएसपी में से अनुमति प्राप्त करनी होती है, जैसे कि शस्त्र का लाइसेंस लेना हो, शहर में सर्कस लगाना हो, कोई प्रदर्शनी लगानी हो, जेल की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि करवाना हो तो डीएम या आईएएस की अनुमति की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि बिना चीफ सेक्रेटरी की सलाह के राज्य का कोई मंत्री समाचार पत्र में विज्ञापन तक नहीं दे सकता। शहर में रैली निकालनी हो तो पुलिस यानी आईपीएस की अनुमति चाहिए होती है। इन व्यापक शक्तियों के अलावा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को संविधान से सुरक्षा भी प्राप्त है। हालांकि वे राज्य सरकार के तहत कार्य करते हैं, परंतु केवल भारत के राष्ट्रपति के पास उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति है। संविधान प्रदत्त इस सुरक्षा के कारण उन्हें कुशल तरीके से और राजनीतिक दबावों के आगे बिना झुके काम करने की आज़ादी मिलती है, चाहे वे किसी भी राज्य में सेवा कर रहे हों। देश भर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के वेतन मान समान होते हैं। देश के प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के वेतन और भत्ते हमेशा एक उच्च स्तर पर बनाकर रखे जाते हैं, परंतु ये वेतन एवं भत्ते इस सेवा का आकर्षण नहीं है। वेतन और भत्तों के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में या मुख्यालयों में काम कर रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारी विशाल घरों जैसे कलेक्टर के बंगले, परिवहन के लिए वाहन, अंगरक्षक आदि के पात्र होते हैं। कल्पना कीजिए 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश के लिए करीब 5000 आईएएस अधिकारी और 4000 आईपीएस अधिकारी हैं। नीति बनाने और नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होने के कारण भारतीय समाज में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। इसके अलावा मंत्रियों और उच्च स्तरीय राजनेताओं, व्यवसायियों और मशहूर हस्तियों में निकटता आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पद को और भी आकर्षक बना देती है। इन पदों पर रहते हुए समाज की सेवा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। आईएएस अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और उनके क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आम आदमी के जीवन को सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावित करती है। विकास के लिए कानून व्यवस्था का ठीक होना अनिवार्य, जिसके लिए आईएएस अधिकारी ही जिम्मेवार हैं। आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं तथा संकट की किसी भी परिस्थिति में वे भी विभिन्न समुदाय के नेताओं के साथ परामर्श करके शांति बहाल करने के लिए, आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करते हैं। वास्तव में आईएएस या आईपीएस अधिकारियों की जीवन शैली इस सेवा का सबसे बड़ा आकर्षक बिंदु है। इन अधिकारियों को कार्य की व्यस्तता के साथ साथ जीवन जीने की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार और साथ ही समाज में सम्माननीय जगह होने की वजह से उन्हें खेल, संगीत, शिक्षण आदि से जुड़े गैर सरकारी संगठनों से जुड़ने का मौका मिलता है। शहर के महत्वपूर्ण क्लबों, संघों और संगठनों में कई बार उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और इससे उन्हें उन संगठनों के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त मौका मिलता है। आईएएस और आईपीएस की अनूठी विशेषता यह है कि इन अधिकारियों को स्थानीय स्तर अर्थात जिला और राज्य, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा करने के लिए भी अवसर मिलते हैं। हालांकि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को किसी राज्य विशेष में तैनात किया जाता है, लेकिन कुछ अंतराल के बाद उन्हें संघ सरकार की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये अधिकारी केंद्र तथा केंद्रीय संगठनों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं।
आईपीएस अधिकारी विभिन्न क्षमताओं में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएएस अधिकारी वैश्विक अंतर सरकारी संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक समूह, विश्व व्यापार संगठन आदि में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईपीएस अधिकारियों का अनुसंधान और विश्लेषण विंग अर्थात रॉ की इकाइयों में विदेशों में तैनात किया जाता है, जो भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए सरकार के भीतर और बाहर प्रचुर अवसर उपलब्ध होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि संवैधानिक निकायों के लिए आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसी तरह राज्य सरकारें भी राज्य लोक सेवा आयोगों और सार्वजनिक निगमों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति करती है। निजी क्षेत्र में भी सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए कई अवसर होते हैं। वास्तव में कई अधिकारियों ने हाल के वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा वीआरएस लेकर निजी कंपनियों में बड़े पदों पर तैनाती ली है। इतनी सुविधा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण सभी विद्यार्थी अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर ही आईएएस आईपीएस बनने के बारे में सोचते हैं। कोरोना काल की पहली लहर के बाद प्रेम सुख डेलू, जो गुजरात कैडर के आईपीएस थे, उन्होंने शादी करने का प्लान बनाया। मैंने और एंजल ने भी शादी में शिरकत की। जब शादी में जाने के लिए एंजल सज संवर रही थी तो एंजल की छोटी बहन प्रिया ने उनके रूम में एंट्री ली और चुटकी लेते हुए कहा, सज रही हो सजना के लिए। जब एंजल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो प्रिया बोली, बहन तुझे हुआ क्या है? खुशी से मुखड़ा चमक दमक रहा है। ओ समझी, पुरुष मित्र से मिलकर आ रही है। आज तो पूरा मन कर रहा है कि मैं मम्मा को बता दूं कि उनकी प्यारी और लाडली का बॉयफ्रेंड है और वह उससे यदा कदा मिलती रहती है। बता दे मुझे कि फर्क पैदा। पता है मम्मी को कोई एतराज नहीं होगा, वह तेरी तरह संकीर्ण मानसिकता वाली थोड़ी ही है। हमारी मम्मी स्मार्ट, पढ़ी लिखी और वुमन एम्पावरमेंट की मिसाल है। सी वॉन्ट माइंड, वह जमाने के साथ चलना जानती है। एंजल ने प्रिया की पीठ पर धौल जमाते हुए जताया कि वह उससे उम्र, अनुभव और बुद्धि में बड़ी है और वह छोटी है, इसलिए ज़्यादा हवाबाजी ना करे। शादी का पंडाल मेहमानों से भर चुका था। शादी की धूमधाम से वातावरण गूंज रहा था। मैंने एंजल से पूछा, क्या ख्याल है जनाब का, क्यों ना एक ही खर्चे में 2 शादियां हो जाएं? एक आईएएस की तथा एक आईपीएस की। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अच्छा जी, वैसे मेरे लिए दूल्हा कहाँ है? एंजल ने कहा। आसपास नज़र दौड़ाओ, क्या पता कोई दीदार कर रहा हो, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने प्रेम सुख डेलू की शादी में हल्के ग्रे सिल्क रंग की साड़ी पहन रखी थी। उस दिन उसके चेहरे पर दिव्यता महसूस हो रही थी। तमाम तैयारियों के बीच हमारे नयन एक दूसरे पर आकर अटक जाते। मैं तब भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वह भी हौले से मुस्कुरा देती। सब कुछ पूरी शिद्दत से निपटाते हुए भी उसकी आंखें बार बार मेरे नयनों पर आकर अटक जाती। मैं उन्हें ऐसे खिलकर देख रहा था जैसे बसंत आने पर सरसों के फूल खिल जाते हैं। एक सुंदर और दिव्य दृश्य के समक्ष मेरा तन मन झूम रहा था और रोम रोम खिल रहे थे। वो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उनकी आहट से ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, सांसें ऊपर नीचे होने लगती। मैं मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि हौले हौले हो जाएगा प्यार। मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना, जैसे चांद अधूरा होता है चांदनी के बिना।
इजाज़त हो तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं। देखो ना, चांद के पास भी तो एक सितारा है, मैंने रोमांटिक लहजों में कहा। तो रोका किसने है? वैसे ब्लू जीन्स और वाइट कॉटन शर्ट के साथ गिरीश, तुम डैशिंग दिख रहे हो। अच्छा जी, आपको पसंद आया है? किलिंग इस्माइल के मालिक हो तुम। तुम्हारी इस्माइल पर तो 50 लड़कियां मर मिटे। मुझ पर 50 लड़कियों को मर मिटने की जरूरत नहीं है, बस तुम ही मर जाओ, यही काफ़ी है। जब तू दांतों में क्लिप दबाकर खुले बाल बांधती है तो कसम से एक बार तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। क्या बात है कैलाश मंजू बिश्नोई जी, तुमने तो गिरीश चंद के रूप में अपने को ही प्रदर्शित कर दिया है। तेरी सिर्फ एक झलक ने खरीद लिया हमें। बहुत गुमान था हमें कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। एंजल ने कहा, वाह क्या बात है। तुझे जब से मैंने धड़कनों में बसाया तो धड़कनें भी बोल उठी। जब मज़ा आ रहा है धक धक करने में, मैंने कहा। अच्छा जी, एक शेर मुझे भी याद आ रहा है। रोका बहुत कि राज ए इश्क बयां ना हो, पर संभव कहाँ था कि आग लगे और धुआं ना हो। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। रोका बहुत कि राज ए इश्क बयां ना हो, रोका बहुत कि राज ए इश्क बयां ना हो, पर संभव कहाँ था कि आग लगे और धुआं ना हो। वाह जी वाह, आपको देखकर गगन के तारे भी मेरी तरफ से क्रोधित हो रहे हो और पूछ रहे हैं कि हमारा एक तारा तुम्हारे पास कैसे। लगता है गिरीश, आज गुलाब जामुन की जगह शादी में कुछ शेर खा लिए हैं आपने, उन्होंने कहा। अपने यहाँ शादियों में जैसा माहौल होता है, दूल्हे के फूफा और दुल्हन के जीजा जैसे शराब में डूबकर नागिन डांस करते हैं, उससे शरीफ आदमी तक सकुचा जाता है। देवता तो उससे कई गुना ज़्यादा सकुचाते होंगे, लेकिन क्या करे, शरीफ लोगों और देवताओं दोनों की शादियों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी ही पड़ती है। मैंने एंजल से कहा, हमारे समाज में शादी मेले जैसी भीड़ भाड़ वाली ही होती है ना। लोग ढोंग और दिखावा इतना ज़्यादा करते हैं कि नाटकों में होने वाले दिखावे इनसे पीछे छूट जाते हैं। आजकल केवल रहन सहन में ही नहीं, रिश्तों के मामलों में भी दिखावा बढ़ने लगा है। जीवन में अब पहले जैसी सहजता नहीं रही, एंजल ने कहा। पहले जैसे समय ही नहीं रहा, पहले जैसे लोग नहीं रहे, तो रिश्ते कहाँ रहेंगे। हाँ, मैंने सहमति लेते हुए कहा, यह समझना जरूरी है कि कर्ज लेकर महंगा शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बारात में 20 गाड़ियाँ, डीजे, ढोल, ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। बारात रवानगी फॉर्च्यूनर में और अगले दिन वही सीडी डिलक्स पर नजर आएंगे। तो फिर ये दिखावा क्यों? होना तो ये चाहिए कि शादी समारोह को सादे सरल तरीके से करें, दहेज लेने देने से परहेज करें, दिखावटी दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें। आज हर एक को यह संकल्प जरूर करना चाहिए कि ना तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और ना ही कर्ज वाली बेटी देंगे। सार ये है कि खुशी मनाएं जरूर, मगर अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर नहीं। प्रेम सुख जी IPS ऑफिसर है तो उनके लिए यह खर्चा ज़्यादा नहीं है, वह तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाकी लोगों को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार शादी पर खर्च करना चाहिए। किसी की देखा देखी
नहीं करनी चाहिए। कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा दिखावे की चीज़ नहीं बनाना चाहिए। वस्त्रों को उपयोगिता शरीर के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रदर्शन के लिए। अफसोस की बात यह है कि शादियों में दिखावा जितना बढ़ रहा है, दहेज प्रथा जैसी बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दिखावेपन की संस्कृति में आखिरकार पैसों की कीमत बढ़ रही है, एंजल ने कहा। एक व्यक्ति ने शादी में जितना धन खर्च किया तथा शान दिखाई, दूसरा व्यक्ति उससे दुगनी शान दिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। समाज का अहम हिस्सा होने की वजह से जाने अनजाने हम सब दिखावे की कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, उन्होंने जोड़ा। हर व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि जो आप नहीं हैं उसका दिखावा क्यों। इस महीन अंतर को भी समझने की जरूरत है कि जीवन में दिखावट जरूरी है, लेकिन दिखावटीपन गैर जरूरी। आज के समय में दिखावे की मुख्य वजह इच्छाओं का बढ़ना है, इसलिए इन पर नियंत्रण करना चाहिए और अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपना विकास करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत का ध्यान रखते हुए बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, यानी दिखावे भरी जिंदगी बिल्कुल भी उचित नहीं कही जा सकती। दूसरे की तरह दिखाने का विचार हमारा बहुत नुकसान करता है। जो लोग दिखावे में विश्वास करते हैं वे हमेशा बेचैन फिरते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से दूर रहकर सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन जिए। मैंने कहा, देखो जी, हमारे नेता शादी में भी लेट आए हैं। एंजल ने कहा, नेता का कद इस बात से मापा जाता है कि वह कितना व्यस्त है। नेता लोग भी जब भी किसी शादी समारोह, सम्मेलन, सेमिनार में मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के रूप में शिरकत करते हैं तो उनका लेट होना नेचुरल है। वे यह सोच करके लेट होते हैं कि कहीं आई हुई पब्लिक सोचेगी कि हमारा नेता कितना व्यस्त रहता है, कि कितना इनका काम होता है। सामान्यतः प्रोग्राम में मुख्य अतिथि निर्धारित समय से 1 घंटा बाद पहुंचता है और दूसरा अध्यक्ष उसके आने के बाद इंतजार करवा कर आधे घंटे और देर से, तब तक कार्यक्रम आधा पूरा हो चुका होता है। इन नेताओं को लेटल तीफी की लत नहीं होती, बल्कि ये जानबूझ करके लेट हो ही जाते हैं। प्रेम सुख जी की शादी धूमधाम तरीके से हुई और एंजल और मैं दोनों अपने अपने घर आ गए। दूसरे दिन जब एंजल की मम्मी ने अपनी संतान को जल्दी उठकर उसकी इच्छा शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की तो तपाक से सुनने को मिला, मम्मा थोड़ी देर और सो लेने दो ना प्लीज। एंजल का तर्क था कि सुबह जल्दी सिर्फ अखबार बांटने वाले या फिर दूध दुहने वाले ही उठते हैं, या फिर जल्दी से वे लोग उठते हैं जो यह सोचते हैं कि सुबह उठकर पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। ऐसे में एयर कंडीशनर में पनपने वाली नई पौधों को शुद्ध ऑक्सीजन की दरकार नहीं है। एंजल का मानना था कि शरीर जिम में सुधरता है और आत्मिक बल योगा से। आराम बड़ी चीज़ है, जी भर कर सोइए, उनकी मम्मी ने कहा और रसोई में चली गई। एंजल का स्पष्ट और ठोस तर्क होता था कि जल्दी उठना कष्टदायी है तो सुबह जल्दी उठकर क्यों कष्ट झेला जाए। देर से सोकर उठने से अखबार भले जूठा हो जाए, खबरें बासी नहीं होती। इच्छा शक्ति भोर में जल्दी उठने से कदापि नहीं बढ़ने वाली। कैलाश मंजू बिश्नोई का ये पार्ट भी खत्म हुआ।
कैलाश मंजू बिश्नोई जी का अगला चैप्टर है लॉकडाउन में लब की खुमारी। तो देखते हैं लॉकडाउन में लब की खुमारी में इन्होंने क्या रखा है। 2021 के मई महीने में कोरोना के पीक टाइम पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एंजल ने कुछ मोटिवेशनल बातें बताई जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आचार विचार और व्यवहार से इंसान पुरुष से महापुरुष बनने तक का सफर तय करता है। अथाह पैसा कमाने तथा बड़ा पद हासिल करने मात्र से नहीं, इसलिए पैसा कमाने तथा पद हासिल करने के लिए लोगों के साथ आचार व्यवहार कुछ इस तरह कीजिए कि आपके व्यवहार की सुगंध तथा मिठास से आसपास का वातावरण खुशनुमा, सुगंधित तथा मनोहर हो जाए। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान अथाह धन दौलत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और आचरण से होती है। कोई भी इंसान धन तो अपने कठिन परिश्रम से कमा लेता है, लेकिन समाज में मान सम्मान उसके आचरण और व्यवहार पर ही निर्भर करता है। कहा भी गया है कि चरण उनकी पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। अगर व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो वह आचरण से दूर की जा सकती है, पर यदि अच्छे आचरण की कमी हो तो इसे सुंदरता से भी नहीं पूरा किया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं कि सुंदर आचरण सुंदर देह से अच्छा है। इस पर किसी भलमानस ने सही ही कहा है, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से बू आए, खुशबू आए, जब आपके किरदार से खुशबू आए। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण कहे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोगों से हमेशा शिष्टता तथा शालीनता से पेश आता है तो यह उसके वास्तविक व्यवहार, सोच और मन स्थिति के स्तर को दर्शाता है। एक शिष्टाचारी व्यक्ति चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, अन्यथा कहीं भी हो, शीघ्र ही लोगों के ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग भी उससे बात करने तथा दोस्ती रखने आदि में रुचि दिखाते हैं। एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होने के नाते वह दूसरे के लिए भी एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, जो कि लोगों को हमारे प्रति अच्छे तरीके से पेश आने और अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम जिस परिवार, समाज और संगति में पले बढ़े होते हैं वह हमारे आचरण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। व्यक्ति को शिष्ट आचरण की शिक्षा अपने घर, परिवार, समाज व स्कूल से ही मिलती है। साधारणतः बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उसी का अनुसरण करता है। परिवार के बाद जब बच्चा अपने समाज व स्कूल में सीखता है, यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट आचरण वाले हों तो इसके लिए हमें बच्चों के सामने खुद को सदाचारण के आदर्श के रूप में पेश करना ही होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं को अनुशासित करते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों को सदाचारण की सीख देनी होगी। एक बात और, अपने दिल से यह सवाल करो कि वो क्या चाहता है। अपने दिल की ख्वाहिश का पता लगाओ कि वो मुख्य काम कौन सा है जिसको करने के लिए आपका इस धरती पर आगमन हुआ है। वह कौन सा कौशल है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो, अपनी चमक दमक बिखेर सकते हो,
पता लगाओ कि वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको रत्ती भर भी मानसिक थकान महसूस नहीं होती हो। अगर आपने उस काम का पता लगा लिया तो उस क्षेत्र में आप महान उपलब्धि हासिल कर सकते हो, बशर्ते उस पर हजारों घंटों की मेहनत झोंकने को तैयार हो। दूसरी बात यह ध्यान रखो कि विफल हो या सफल हो, पर सोचो हमेशा सकारात्मक हो। विफल हो या सफल हो, पर सोच हमेशा सकारात्मक हो। हार जाओ या जीत जाओ, हर समय खुद पर विश्वास कम ना हो। जीवन में गलती हो या महागलती हो, फिर कभी ऐसी भूल ना हो। राह में फूल या सूल हो, पर मंजिल से निगाहें दूर ना हो। एक बार फिर से हम आपको ये लाइन पढ़ के सुनाते हैं। विफल हो या सफल हो, पर सोच हमेशा सकारात्मक हो। हार जाओ या जीत जाओ, पर खुद पर विश्वास कम न हो। जीवन में गलती हो या महागलती हो, पर कभी ऐसी भूल न हो। राह में फूल या सूल हो, पर मंजिल से निगाहें दूर न हो। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान कलेक्टर शब्द अक्सर नींद उड़ा देता है। इसलिए पहला पॉइंट, जोश के साथ होश भी रखिए। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में शॉर्टकट ना तलाशिए। दूसरा पॉइंट, हर रोज खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन केवल पढ़ाई ही नहीं, अन्य हॉबीज के लिए भी वक्त निकालिए। तीसरा पॉइंट, मंजिल पाने के लिए आगे कदम बढ़ाइए, लेकिन भेड़ चाल का हिस्सा बनकर नहीं। चौथा पॉइंट, दोस्त रखिए, लेकिन केवल ऐसे ही जो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। टांग खींचने वाले दोस्त से अच्छा है अकेले रहिए। पांचवा पॉइंट, आक्रामकता रखिए, लेकिन केवल अपने प्रति। समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता वाला नजरिया विकसित कीजिए, क्योंकि यह नजरिया मेंस व इंटरव्यू के समय काफी काम आने वाला है। इस परीक्षा में कई लोग पहले ही अटेम्प्ट में चयनित हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो 7-8 साल, कई तो 10-12 साल तैयारी करके और 5-5 बार इंटरव्यू तक पहुंचकर असफल हो जाते हैं। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा बेहद अनिश्चितताओं से भरी होती है। इसमें आपकी एक स्तर की तैयारी हो जाने के बाद आपके ज्ञान का स्तर उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। पढ़ाई लिखाई के अलावा इसमें संयोग, भाग्य, क्वेश्चन पेपर का ओरिएंटेशन, एग्जामिनर का कॉपी चेक करने का क्राइटेरिया। उसी निबंध में एक एग्जामिनर आपको 230 प्लस अंक दे सकता है, दूसरा एग्जामिनर आपको मात्र 180 अंक ही दे सकता है। तैयारी के दौरान घरेलू वातावरण, परिवार की आर्थिक परिस्थितियों समेत तमाम फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। आप में 1-2 साल की तैयारी के बाद इतिहास, भूगोल, संविधान, लोकतंत्र, प्रशासन, पर्यावरण, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था इत्यादि की इतनी गहरी और सुलझी हुई समझ विकसित हो चुकी होगी कि आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन होगा। पैसे तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके कमा ही लेंगे, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में भी आप औरों से बहुत अलग धरातल पर खड़े होंगे। बस आप असफलता के चलते दुनिया व जीवन के प्रति कुंठा मत पालिएगा। आप बेशक सीधे आईएएस बनकर सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी क्षेत्र में शुरुआत करेंगे आप वही बहुत बेहतर कर सकते हैं। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, अतः इसे सार्थक बनाने का भी प्रयास सभी को करना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य दुर्गढ़ पर विजय पाकर सार्थकता की ओर कदम बढ़ाना है। इस धरती पर किसी भी मनुष्य का जन्म निरुद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक के जन्म की एक अहमियत होती है। असल में जीवन की सार्थकता तभी है यदि हम इस जीवन का सही महत्व समझकर उस उद्देश्य को पूरा कर पाएं जिस कारण से हमें यह मानव देह मिली है।
एक व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक वो जिस दिन हम पैदा होते हैं और दूसरा वो जिस दिन हम अपने पैदा होने का उद्देश्य से खोज लेते हैं। खाने पीने और सोने का नाम जीवन नहीं है। खाना पीना व सोना तो जानवर भी कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जी कर सांसें खत्म कर चले जाना मात्र ही नहीं है। अगर जीवन का मतलब केवल इस संसार में आना जाना ही होता तो मानव सभ्यता का विकास ही नहीं होता। असल में जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है। मनुष्य को ईश्वर का अंश माना गया है, तो हर मनुष्य किसी ने किसी मकसद के लिए इस पृथ्वी पर आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस वजह की तलाश करें और यह समझें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। उसके बाद हम अपनी क्षमता अनुसार पुरुषार्थ करते हुए उस काम को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है। अन्यथा कर्तव्यहीन व्यक्ति को केवल कामना करता हुआ निरुद्देश्य से जीवन जीकर चला जाता है। यदि हम एक साधारण नजरिए से भी देखें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता धन दौलत के अंबार लगाने में नहीं, वरन मनुष्य की सार्थकता है त्याग की भावना से जीवन जीने में और किसी के आंसू पोंछने में। यानी हमारे जीवन की सार्थकता किसी के काम आ सकने में है। वह व्यक्ति, समाज, देश कुछ भी हो सकता है। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण बनना, दूसरों के जीवन को देदीप्यमान करना, यह सबसे बड़ा सुख है जो मानव प्राप्त कर सकता है। ऐसे में यह आभास समय पर होना जरूरी है कि मनुष्य जन्म हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, इसलिए आज से ही सजग हो जाए, अन्यथा यह कहीं व्यर्थ ना चला जाए। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता अर्थपूर्ण जीवन जीने में ही है। मोटिवेशनल सेमिनार में एंजल की इन बातों ने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। सिविल सेवा जिंदगी तो तेरे कदमों में उसी दिन रख दी थी जब हमें एहसास हुआ कि हम कुछ बन सकते हैं। तो बस अपना मिशन IAS ही दिखता है। अब साथ ही तुम हो और प्यार भी तुम हो, जीत भी तुम हो और हार भी तुम हो, दोस्त भी तुम हो और दुश्मन भी तुम हो। मन बड़ा बलवान है, कठिनाइयों से घबराइए मत, चुनौतियों से लोहा लीजिए, रात के अंधेरे से भयभीत मत होइए, मजबूत मन से आगे बढ़िए, बस सुबह होने को ही है, याद रखिए। सिविल सेवा की तैयारी में कमजोर मन वालों की नैया डूब ही जाती है, जबकि मानसिक रूप से तत्पर, सजग व मजबूत छात्र की नाव को खेकर मसूरी IAS ट्रेनिंग तक ले जाती है। जीतना है तो वक्त की जीत की भूख रखो, जीत तुम्हारी होगी और इस जीत को लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जितना दम है ठोक दो, ताकि हम लोग को अपने नाम व पहचान के लिए लड़ना ना पड़े। दिल्ली के मुखर्जी नगर में UPSC की तैयारी पर अरविंद ने यह फेसबुक पोस्ट लिखी जो वायरल हो गई। दिल्ली का मुखर्जी नगर UPSC और SSC की कोचिंग के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 400 कोचिंग सेंटर हैं, जहां रुपए 8,000 से लेकर 15,000 प्रति माह से कम का रूम नहीं है। लगभग 3 लाख छात्र रहते हैं। पूरे मुखर्जी नगर और आसपास की कॉलोनियों में बंगाल, UP, बिहार सभी राज्यों के बच्चे आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनमें से अधिकतर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। बच्चे जीवन बनाने के लिए यहाँ आते हैं, कुछ सफल होते हैं और अधिकांश कोचिंग सेंटर जमींदार, टिफिन वाला और पुस्तक विक्रेताओं द्वारा शोषण के बाद निराश हो जाते हैं। दिल्ली में
तैयारी का गुणवत्तापूर्ण माहौल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे यहाँ की कोचिंग संस्थानों की फीस अधिक है। यहाँ पर रहना और खाना काफ़ी महंगा है, जिससे मीडियम और लोअर क्लास विद्यार्थियों को अलग शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध है, जैसे कि उपलब्ध कोचिंग संस्थान एवं अध्ययन सामग्री। दिल्ली शहर में कुछ कोचिंग संस्थानों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है, जैसे मुखर्जी नगर में दृष्टि IAS अकादमी, निर्माण IAS, ALS IAS संस्थान, चाणक्य अकादमी, खान IAS संस्थान, पतंजलि IAS संस्थान, विजन IAS संस्थान, राव IAS संस्थान, श्री राम IAS संस्थान इत्यादि। रही बात टीचर्स की, तो कुछ ही टीचर्स अच्छे हैं। सभी संस्थान कहते हैं हमारे यहाँ से हर साल 50-60 बच्चों का चयन होता है। सभी संस्थान कहते हैं हमारे यहाँ 50-60 बच्चों का चयन होता है। कुछ कोचिंग के बच्चों का जरूर हो जाता है। यहाँ कोचिंग फीस कितनी संस्थान से पूछ लो तो कहते हैं पहले डेमो ले लो या फिर फीस क्या है, तुम्हारे लिए कुछ छूट हो जाएगी। पर यह सिर्फ फंसाने के तरीके हैं। जब आप पहली किस्त जमा कर देते हैं तो उसके बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा पास हो गया तो लगभग सारे कोचिंग सेंटर वाले अपनी होर्डिंग में उसका नाम और उसके साथ अपनी फोटो छपवा देते हैं। शहर का नाम ही दिल्ली है और जिसके नाम में दिल है उससे दिल लगना स्वाभाविक है। ऊपर से दिल्ली आकर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो गंवार समझे जाएंगे। महिला मित्र तो यहाँ 10 मिनट में बन जाती है। खासकर पहली कोचिंग के अपने पहले बैच में कुछ ही कोचिंगों में पढ़ाई होती है। आप कोचिंग लेने से पहले खुद तैयार होइए, फिर कोचिंग ज्वाइन कीजिए। किसी कोचिंग सेंटर पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, खासकर पैसे के मामले में अपने ऊपर ही विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बिना कोचिंग के परीक्षा पास की है। अंत में यही कहूँगा कि किसी कोचिंग में जाने से पहले अपने आप उसके बारे में अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला कम है और लूटने वाला ज़्यादा। पैसा ना हो तो आप दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते। सचमुच कैलाश मंजू बिश्नोई ने जानकारी के साथ साथ पढ़ाई के दौरान आने वाली बाधाओं से भी अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि कैसे कोचिंग वाले लूटते हैं, कितनी महंगी है दिल्ली की पढ़ाई। इतना खर्च करके कितने विद्यार्थी वहाँ जाते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, कुछ तो हताश होकर लौट जाते हैं। इसलिए पहले अपने अंदर की क्षमताओं को आंकिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कैलाश मंजू बिश्नोई के माध्यम से लिखी हुई इस किताब का आज एक चैप्टर और ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आपको नमस्कार। अपने परिवार का तब तक के लिए ध्यान रखिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और हाँ, पूरा पार्ट पढ़ना सुनना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा पार्ट है। मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार।